हेलो 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 हेलो। हाँ जी। आज ना हम सब एक पेपर आपका स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 2। ठीक है ना? तो आप सब क्या करो, एक हेडिंग बनाओ, पेपर नंबर 2। बना रहे हैं आप सब हेडिंग? ठीक है। पेपर नंबर 2 जो है उसका नाम है बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एक बार आपको बोलना पड़ेगा, पेपर नंबर 2 का नाम क्या है? तो आप सब पेपर नंबर 2 की हेडिंग बनाएंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। देखो, आप सब ने फाउंडेशन में पढ़ी है लॉ, आपको पता ही है कुछ कि लॉ क्या होती है। लॉ का आपको बेसिक मतलब पता है। लॉ का मतलब होता है रूल्स। एक बार आप भी बोलेंगे, लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स। कौन से रूल्स? अच्छा, रूल्स का काम क्या होता है? डूज और डोंट्स बताना। लॉ का मतलब होता है रूल्स, और रूल्स का मतलब होता है जो हमें क्या बताए, डूज एंड डोंट्स। मतलब आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अगर हम सबसे पहले थोड़ी बेसिक बात करें, व्हाट इज लॉ, तो आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए। पेपर नंबर 2 तो आपको समझ आ गया, जिसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। और आप सब एक हेडिंग बनाओ सबसे पहले, व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होती है? इवन दो आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ, लेकिन इंटर में फिर रिवाइज करके टॉपिक और कोर्स को स्टार्ट करेंगे। सर लॉ क्या होते हैं? देखो, वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज बनाती है। एक बार आपको बोलना पड़ेगा, वो सारे रूल्स जो किस लिए बनाती है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो भी रूल्स हमारे देश में बनाए जाते हैं वो सब होते हैं क्या? लॉ। एक बार बोलना पड़ेगा, वो सब होते हैं क्या? यानी लॉ क्या हो गया? इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स। इट रेफर्स टू क्या? यानी बहुत सारे रूल्स। इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स which are made by government and its authorities, वो सारे रूल्स जो कौन बनाती है? गवर्नमेंट और उनकी अथॉरिटीज। बोलना पड़ेगा, वो सारे रूल्स जो कौन बनाती है? अच्छा, किस लिए बनाती है? किस लिए बनाती है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? लॉ। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। बोलना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द, है ना? अच्छा, अगर ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल मैनर में चलेगा हमारे देश में, तो उससे क्या होगा? समाज में शांति बनी रहेगी। उससे क्या होगा? समाज में शांति बनी रहेगी। यानी वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज बनाती है, एक बार बोलना पड़ेगा, वो सारे रूल्स जो, और किस लिए बनाती है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, एंड टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। एंड टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जो भी चीज करी जाती है उन्हें हम कहते हैं क्या? लॉ। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, क्या ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं? क्या रूल्स होते हैं? रेड लाइट जंप कर सकते हो या नहीं? हाँ जी। अगर आप रेड लाइट जंप करोगे तो होगा क्या? एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अगर आप रेड लाइट जंप कर रहे हो तो एक्सीडेंट होने के क्या है? चांसेस। ठीक है ना? और अगर आप रेड लाइट जंप ना करो तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? फिर यानी कहने का मतलब, ह्यूमन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, तुझे रेड लाइट जंप नहीं करनी, तो अपने आप ही ना एक्सीडेंट होगा, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना किसी का नुकसान होगा, समाज में क्या बनी रहेगी?
शांति। अच्छा, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, और अगर मारेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, यस और नो, है ना, तो उसे फिर जेल जाना पड़ेगा। तो अब कोई मारेगा ही नहीं किसी को, क्योंकि अगर मारेगा तो उसको एक बात का डर है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो वो मारेगा नहीं। तो यानी ये सब लॉ देख रहे हो, इसकी इंटेंशन समझ रहे हो, ये सारे हमारे देश के जो रूल्स आपको कह रहे हैं, रूल्स का काम होता है ये बताना आप क्या कर सकते हो और क्या आप रेड लाइट जंप नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। इससे होगा क्या, आप कंट्रोल्ड मैनर में जो जो आप नहीं कर सकते उसको, उसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जा रहा है, और जब आप कंट्रोल में होंगे तो समाज में क्या बनी रहेगी, समझ आ रहा है आपको। तो लॉ का काम समझ आ गया क्या है, लॉ क्या है, वो सारे रूल्स जो कौन बनाती है, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, बोलना पड़ेगा, वो सारे रूल्स जो कौन बनाती है और किस लिए बनाती है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंड टू मेंटेन द, समझ आ रहा है आपको, पक्का। अच्छा, ये नोट कर लिया सभी ने। अब बात करते हैं, लॉ का मतलब तो समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, आप ड्रिंक करके ड्राइव कर सकते हो, मतलब इवन तो आपका मन भी हो, पर आप कर नहीं सकते, बताओ क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे पकड़ेगे तो आपको पनिश किया जाएगा, और उस पनिशमेंट के डर से, अच्छा पनिशमेंट लिखी कहां हुई है, लॉ में तो लिखी हुई है, ठीक है ना। यानी आप जब ये गाना गा रहे हो, होने लगा सनसेट है और भाई तेरा फुल सेट है, फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते, फिर अगर आप गाड़ी चलाओगे तो पनिश किया जाएगा, आपको भी बंद करा जाएगा, आपकी गाड़ी को भी बंद करा जाएगा। तो उस डर की वजह से, उस डर की वजह से आप क्या करोगे, आप ड्रिंक करके ड्राइव करोगे ही नहीं। यानी हमने बेसिकली ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया अपने देश के लॉ की वजह से, और उसकी वजह से शांति बनी रही, एक्सीडेंट नहीं हुआ। चीजें क्लियर हो रही है बेटा आपको, पक्का। तो लॉ की डेफिनेशन सुना दो, इट रेफर्स टू क्या, सेट ऑफ रूल्स, बोलना पड़ेगा, इट रेफर्स टू व्हाट, विच आर मेड बाय द, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंड टू मेंटेन द, ठीक है जी, बढ़िया। अब मैंने आपके साथ बात करी थी पेपर नंबर 2 की, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो अगर हम देखें तो आपका जो कोर्स है ना, वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। आपका कोर्स कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में। तो एक तरफ आपका है कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉ, एक तरफ बेटा आपका क्या है, कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉ, और दूसरी तरफ अदर लॉज। तो यानी ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में। एक तरफ क्या है, कॉर्पोरेट एंड, बोलना आपको पड़ेगा, पहला पार्ट का नाम क्या है, और दूसरे पार्ट का, ठीक है जी। तो आप इसको 2 पार्ट्स में बांटो, आप इसको 2 पार्ट्स में बांटो। चलो अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। बेटा जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, देखो आपका पहली बात तो ये पेपर जो है ना, पेपर जो है इंटर के सारे सब्जेक्ट्स कैसे हैं, सब्जेक्टिव, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया बात है। वो रील्स में देखे, वाह वाह, वही करिए बेटा। बेटा सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, ये बात बहुत भारी थी जो सक्षम ने हमें बताई। आप ऐसे कर कैसे लेते बेटा, इंटर के सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, फाउंडेशन में कुछ अलग था क्या, 12th में, ओ मेरे खिलाफ बोल रहे हो, है हिमांशु, पहली क्लास में, गुड। ओवरऑल में तो 100 मार्क्स थे ना बेटा, चलो कई बार मैं खुद भी फंस जाता हूँ ना। इधर आओ, सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, और लेकिन पेपर जो है ना आपका डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। मतलब जैसे क्या होता था, फाउंडेशन के वक्त पर आपका या तो पेपर ऑब्जेक्टिव होता था या सब्जेक्टिव, 2 पेपर सब्जेक्टिव, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स और अकाउंट, इकोनॉमिक्स और जो मैथ्स था उसमें आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते थे, याद होगा आपको,
वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और लॉ और अकाउंट्स में आपको लिखना पड़ता था। समझ आ रहा है आपको? तो वो सब्जेक्टिव था। ऐसे ही इंटर में ना सभी सब्जेक्ट में 70-30 की रेशियो है। आपका जो इंटर का पेपर आएगा ना बेटा, वो 70% क्या आएगा, सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का, और 30%, एक बात क्लियर होगी? तो मतलब आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 70 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, जो आप जैसे फाउंडेशन में लिखते थे केस स्टडी बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, वैसे इंटर में भी आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहली बात सक्षम की वजह से क्लियर हुई है कि पेपर 100 मार्क्स का है, ये थोड़ी हैवी बात थी। और दूसरी बात पेपर सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पेपर सब्जेक्टिव है। तो 30 मार्क्स मतलब उस 30 में से आप इजिली 28 to 29 मार्क्स इजिली स्कोर कर लेता है बच्चा। ठीक है ना? अच्छा, अब सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो 70 मार्क्स की कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, और 30 मार्क्स की बेटा अदर लॉज है। 30 मार्क्स के आपके अदर लॉज है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? इतना आप सभी ने लिख लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉ की। ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉ भी फर्दर कितने पार्ट्स में बढ़ जाता है? 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है ना। एक तरफ अपना आ गया कॉर्पोरेट लॉ, और दूसरी तरफ अपना आ गया कौन सा? एलएलपी लॉ। यानी आपका जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक तरफ कॉर्पोरेट लॉ और दूसरी तरफ एलएलपी लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, लॉ का मतलब तो आपको पता है, कुछ रूल्स बता रखे हैं हमारे देश में कि आप ये कर सकते हो और वो नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। जयकार लगाओ, कॉर्पोरेट का मतलब तो कंपनी पर लगने वाले लॉ जो है वो हमें पढ़ने हैं। तो सर कंपनी पे तो बहुत सारे लॉ लगते हैं, क्या सारे के सारे हमें पढ़ने हैं? नहीं, उनमें से सिर्फ एक ही लॉ पढ़ना है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। जयकार लगाओ, कंपनीज एक्ट। तो वैसे अगर आप जरा वर्ड पकड़ेंगे कॉर्पोरेट लॉज, तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, और कंपनी पर लगने वाले लॉ जो है उन्हें कॉर्पोरेट लॉ कहा जाता है। लेकिन उनमें से भी हमें सिर्फ एक ही लॉ पढ़ना है और उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। जयकारा आंदो, क्या कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या होता है? कंपनी पर लगने वाले लॉ। तो कंपनी पर तो बेटा बहुत सारे लॉ लगते हैं ना बच्चे, तो क्या हमारे को सारे लॉ पढ़ने हैं उनमें से? तो जवाब आता है नहीं, उनमें से सिर्फ क्या पढ़ना है बताओ? कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक का पॉइंट समझ आया? अच्छा जी, अब अगला सवाल क्या है? देखो, ये तो हमें समझ आ गया कि कंपनी लॉ में हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है। अब ये जो कंपनीज एक्ट है ना, ये बहुत बड़ा है। कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कुछ बातें आपको कहां पढ़ा दी थी? फाउंडेशन में। कुछ बातें आपको इंटर में पढ़ाएंगे, और कुछ बातें इंटर क्लियर करने के बाद सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। समझ आ रहा है? तो सर कंपनी सेक्ट कितना बड़ा है, एक बार वो आप बताना। देखो, मैं आपके साथ बात करता हूं। जो कंपनी सेक्ट है ना, उसके अंदर अगर आप टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस देखें, वो आप सबको पता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं बेटा? 470। एक बार बोलना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने बच्चे हैं? तो सर हमारे कोर्स में कितने हैं उनमें से? मैं आपको बताता हूं। सेक्शन का मतलब सभी को पता है, किसी को नहीं पता? बेटा, लॉ में लिखे गए पैराग्राफ्स को, पॉइंट्स को क्या कहते हैं? सेक्शन। देखो, जो कंपनीज एक्ट है वो उसके अंदर कितने पैराग्राफ्स है? 470।
मैं अभी आपको आगे जाके डिटेल बताऊंगा, एक्चुअल में 484 है पर बोले 470 जाते हैं, क्यों जाते हैं वो आगे जाके आपको क्लियर होगा। एक्चुअल में अगर आप काउंट करने बैठोगे ना तो कंपनीज एक्ट में कितने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, 484, जकार लगाओ कितने, 484। पर आपको हर जगह लिखा हुआ क्या दिखेगा, 470। उसका रीजन है, थोड़े टाइम बाद क्लियर करूंगा। वो 484 क्यों है, क्योंकि कुछ कैपिटल अल्फाबेट वाले सेक्शंस होते हैं, याद होगा आपको, फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा 64A सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, 3A, ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं जो कैपिटल वाले होते हैं, जो बाद में इंसर्ट होते हैं। तो उस वजह से अगर आप काउंट करने बैठोगे तो कितने निकल कर आएंगे आपके, 484। लेकिन इनको अगर वैसे आप देखोगे आपको सभी बुक्स में कितने दिखेंगे, 470। आईसीए के मॉड्यूल में भी क्या लिखा होगा, कितने हैं, 470। सेक्शन क्या होते हैं, लॉ में लिखे गए पैराग्राफ्स, लॉ में लिखे गए, आवाज में दम नहीं है, लॉ में लिखे गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ आपको। तो पैराग्राफ नंबर 1 को हम कहेंगे सेक्शन नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 को हम कहेंगे सेक्शन नंबर 2। सिमिलरली ऐसे पैराग्राफ्स बनते गए और वो उनको क्या कहते गए, सेक्शन। समझ आ रहा है आपको। तो कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, 470, और उनमें से हमें हमारे कोर्स में कितने हैं इंटर लेवल पर। देखो मैं आपको बताता हूं, एक तो आपको पढ़ने हैं सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक, ये कार लगाना, सेक्शन नंबर, मजा नहीं आया, दोबारा सेक्शन नंबर, समझ आ रहा है। एक तो आपको सेक्शन 1 से 148 पढ़ने हैं, साथ में आपको सेक्शन 379 से लेकर 393 तक पढ़ने हैं। यानी आपके कोर्स में एक तो सेक्शन 1 से लेकर कहां तक हो गए, 148, और दूसरा 379 से लेकर कितने, 393 तक, ये वाले सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ आपको, पक्का। तो सर बाकी जो बच गए सेक्शंस वो आप कहां पढ़ेंगे बताओ, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। जैसे आप इंटर क्लियर करते हो ना तो आपको कुछ ऑनलाइन पेपर क्लियर करने पड़ते हैं फाइनल का एग्जाम देने से पहले, समझ आ रहा है आपको, वहां पर आप पढ़ोगे। अच्छा, अब ये जो सेक्शंस होते हैं ना वो किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। ये जो सेक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, किसी, और हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है ना उन सबको मिलाकर एक चैप्टर बना दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की, ये क्या लगाना, अगर मैं आपसे किसकी बात करूं, नहीं मजा नहीं है, दोबारा किसकी, तो कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं कंपनीज एक्ट में, यानी कंपनी सेक्ट में टोटल 29 मुद्दे हैं, 29 मैटर्स हैं जिन पर क्या करी जा रही है, बात करी जा रही है। कंपनी सेक्ट में टोटल कितने मैटर्स हैं, 29, जिन पर बात करी जा रही है। एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी उसके ऊपर एक चैप्टर है। मतलब उसके ऊपर जो सेक्शंस हैं वो कहां से है, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। आप देख रहे हैं सेक्शन 3 से लेकर कहां तक, 22। यानी ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर बात करेगा कि कंपनी बनाई कैसे जाती है। सिमिलरली अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर कौन सा आ गया, प्रोस्पेक्टस। कंपनी ने अगर पब्लिक से शेयर इशू करने हैं तो उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस और शेयर अलॉट कैसे करे जाएंगे उसके ऊपर एक चैप्टर हो गया पूरा। और इसमें कौन से सेक्शन होंगे, 23 से 42। ऐसी 29 मैटर्स है। जैसे सेकंड चैप्टर आपने इनकॉर्पोरेशन देखा, थर्ड चैप्टर आपने प्रोस्पेक्टस देखा, फोर्थ आप शेयर कैपिटल देखेंगे, फिफ्थ आप डिपॉजिट देखेंगे। ऐसे कुछ मैटर्स हैं और हर मैटर्स पर एक चैप्टर है और उस चैप्टर में आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सेक्शंस।
जो किस पर बात करते होंगे, उस टॉपिक पर बात करते हो। अच्छा एक बात बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चंस किसके दिखते थे हैं? और डिस्को दीवाने चैप्टर यानी डिसोल्यूशन में, और रिटायरमेंट के चैप्टर में, तो यानी हर चैप्टर में उसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस हर चैप्टर में यहां पर भी इससे रिलेटेड ही क्या मिलेंगे आपको, सेक्शन। तो यानी चैप्टर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्शंस। चैप्टर्स क्या होते हैं, समझ आ रहा है, जो बात क्या करते हैं एक ही टॉपिक पर, सिमिलर टॉपिक पर। जैसे मान लेते हैं ये पूरा जो है ना कंपनीज एक्ट है, तो इसमें से एक कट कर लो, ये उठाया, ये है प्रोस्पेक्टस पे, इसको अलग कर दिया, फिर दोबारा कट करा, ये सेक्शंस किस पर बात करते हैं, मान लेते हैं इनकॉर्पोरेशन पे, इसको अलग कर दिया। तो हर मुद्दे का क्या बना दिया गया, एक चैप्टर, और चैप्टर के अंदर वो क्या डाल दिए गए, सेक्शंस। यानी बेसिकली कंपनी सेग में 29 बैग्स आपने बना लिए, और हर बैग में क्या डालते जा रहे हो, ये किससे रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड है उस बैग में डालते जा रहे हो। और सारे बैग जब तैयार हो जाएंगे तो उन सबको हम क्या नाम दे देंगे, चैप्टर्स। जयकार लगाओ बेटा, क्या, हाँ चैप्टर्स। तो समझ आया चैप्टर्स क्या होते हैं, कंपनी सेक्ट। चैप्टर का मतलब ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑन अ सिमिलर टॉपिक। जयकार लगाओ, ग्रुप ऑफ, जिस हिसाब से आवाज लगाओ उस हिसाब से मार्क्स आए। क्या कह रहे हो, ये क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑन, हाँ वेरी गुड, ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑन अ। लेकिन देखो हमारे कोर्स में जब पूरे सेक्शंस ही नहीं है तो सारे चैप्टर्स भी नहीं होंगे, तो हमें क्या करना होगा, मेरी बात जरा सुनना। जो सेक्शन 1 से लेकर 148 है ना, उसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, यानी कंपनी सेक्ट के पहले 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कंपनी सेक्ट के पहले 10 चैप्टर्स जो है ना, जो कानून में पहले 10 चैप्टर्स दे रखे हैं 29 में से, एक तो आपको वो पढ़ना है। उसके अलावा आपका जो 11th चैप्टर बनेगा वो कौन सा होगा, जो कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 22 है। कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर नंबर कौन सा है, जिसके अंदर कौन से सेक्शन है, सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393 तक, वो आपको पढ़ना होगा। आ रहा है कुछ समझ या नहीं? तो यानी टोटल आपके 11 चैप्टर्स जो हैं वो कंपनी सेक्ट के आपको पढ़ने हैं, आउट ऑफ 29। जगह लगाओ, आउट ऑफ आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझ आ रहा है आपको, 29 में से 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो बाकी फाइनल, ठीक है, पक्का। अच्छा एलएलपी लॉ, अब तो आप बता सकते हो एलएलपी लॉ क्या होगा। एलएलपी, अब देखो हमारे इंडिया में आप कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकते हो, आप एलएलपी के रूप में भी बिजनेस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप के रूप में भी बिजनेस कर सकते हो, आप सोल प्रोप्राइटर के रूप में भी बिजनेस कर सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर भी बिजनेस कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ? तो अगर आप एलएलपी बनाकर कोई काम करते हो, एलएलपी के रूप में कोई काम करते हो, तो उस सिचुएशन पर आपको इंडिया में एलएलपी के रूप में काम करने के लिए क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, उसके लिए वन ऑफ द कानून है क्या, द एलएलपी एक्ट 2000। बोलना पड़ेगा, द एलएलपी एक्ट। जो कि आपके कोर्स में कौन सा चैप्टर हो जाएगा, 12th। तो 11 चैप्टर्स आपको किसके पढ़ने हैं, जल्दी बताओ, समझ आ रहा है आपको? और 11 में भी पहले 10 तो वही, और उसके बाद चैप्टर नंबर 22 जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11। और 12 चैप्टर आपके कोर्स का कौन सा होगा, एलएलपी एक्ट 2008। जयकारा हाड़ दो, क्या समझ आ रहा है आपको? अब अगली बात आती है आपकी किसकी, अदर लॉज की। तो अदर लॉज में आपके 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर कौन सा, 13, जिसका नाम है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। एक बार आपके पार्ट पे भी जयकारा आना चाहिए, क्या, थर्टीन चैप्टर आपको समझ आया, पक्का वाला? अच्छा 13 के बाद आजकल क्या आता है,
14। 14 में आपको पढ़ना है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। स्टैच्यूट वर्ड का मतलब होता है लॉ, और इंटरप्रिटेशन मतलब आप लॉ को कैसे पढ़ेंगे, लॉ कैसे पढ़नी चाहिए, लॉ को लेकर कुछ रूल्स होते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। ये कोई कानून नहीं पढ़ाएंगे, कानूनों को पढ़ना कैसे होता है उसके भी कुछ रूल्स बने हुए हैं। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला कहते हैं ना, यार ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही लॉ में किसी वर्ड का मीनिंग कैसे डिराइव किया जाएगा वो कौन बताएगा, ये चैप्टर आपको सिखाएगा। और ये चैप्टर ऐसा होगा, ये चैप्टर ऐसा होगा जो आपको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसी के रूल्स लगाएंगे लॉ पढ़ने के लिए। क्योंकि आपने आईसीआई ने आपको सिर्फ लिमिटेड लॉ पढ़ाए हैं 4, 5, 10, पर आपको तो पूरे इंडिया के लॉ पढ़ने आ जाएंगे उससे। समझ आ रहा है आपको? तो ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगा लाइफ के हिसाब से। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ मतलब लॉ पढ़नी कैसे जाती है। आ रहे समझ? और लास्ट चैप्टर आपका होगा द फॉरेन एक्सचेंज, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो आपको ये पता चल गया कि हमारे कोर्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 15। चक्कर लगाओ, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 15, जिसमें से 11 कंपनीज एक्ट के हैं, एक एलएलपी एक्ट है, एक जीसी है, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू है, और लास्ट फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सारे बच्चे बोलते हुए देखेंगे, फेमा मतलब, समझ आ रहा है आपको? पक्का? ये सब अपना कोर्स का पार्ट होने वाला है बच्चे, आप एक बार इतना नोट कर लो। मैं यहां से आपको दिखा देता हूं। पहले पहले ये बताओ, आपने, जैसे मैं पूछता जाऊंगा आप मुझे बताते जाना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये आपने लिख लिया इतना जितना स्क्रीन पे दिख रहा है? कोई बच्चे की नोटिंग यहाँ तक की रह गई हो तो? सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है जो सक्षम ने बताया, ठीक है। उसे दो पार्ट में बांटा, एक तरफ कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉ और दूसरी तरफ अदर लॉ, है ना। चलिए आगे बात करें। चलिए आगे बात करें।
यहाँ तक की नोटिंग होगी बेटा सभी की, किसी की रह तो नहीं है बेटा? अब सवाल ना देखो ये आता है कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, ये आपको पहले दिन से ही क्लियर होनी चाहिए। देखो अभी आपको नाम तो नहीं याद होंगे चैप्टर्स के, वो तो ओवर द टाइम आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, चैप्टर के अंदर की बातें भी याद हो जाती है, वो तो आपको जानते ही हैं आप सब मेरे को, ठीक है ना। मेन अभी क्या बातें हैं कि आपको ना पहले दिन से ही ना पता होना चाहिए कि यार हमारा पेपर आने का, क्योंकि हम उसी अप्रोच से फिर पढ़ पाएंगे और उसी अप्रोच से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। अब सुनना जरा, पहले मैं बात आपके साथ कर लेता हूँ, आपको सारी बातें ना फर्स्ट डे से क्लियर होनी चाहिए। देखो हम आईसीआई की वेबसाइट से ही देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका ये देखो आईसीआई ने ना आपको वैसे तो फाउंडेशन में भी बताया था सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेज, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की इसमें बता रखा है आईसीआई ने पहले दिन से ही, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पेपर नंबर 2 की। ये देखो तो पेपर नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी सेक्ट के पहले 4 चैप्टर है ना वो 20 to 30% आएंगे, लेकिन कितने के? 70 मार्क्स, यानी 14 नंबर से लेकर 21 नंबर तक आएंगे। तो आप लिख लो जरा, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो 1 to 4, क्योंकि अभी तो आपको चैप्टर नंबर ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। 1 to 4 कितने मार्क्स के आ जाएंगे आपके? 14 to 21 मार्क्स। मैं आउट ऑफ 100 बता रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, आगे बात करते हैं। फिर चैप्टर 5, 6, 7 वो भी कितने आएंगे बताओ? 70 का 20 से 30% है, मैथ पक्का ना। 70 का 20% 14, 70 का 30% 21, 7 to the 14, 7 3 the 21, ठीक है। मैथ्स ऑनर्स पक्की है आपकी। अच्छा चैप्टर नंबर 5 to 7 यानी ये वाले, ये भी कितने के आएंगे बताओ? 14 to, अच्छा फिर आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 to 11। ये थोड़ा सा देखो जरा, 8 to 11 देखो क्या लिखे हुए हैं? 30 to 35% ऑफ किसका? 70 का। वेरी गुड। तो बताओ बेटा, यानी चैप्टर नंबर 8 से लेकर 11 तक आपकी कितने मार्क्स के होंगे बताओ? 30 मतलब तो मतलब आप ये लगा लो 21 से 25 मार्क्स बोल रहे हैं ना बेसिकली, वो 24.5 25 लगा लो, है ना। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये कंपनी सेक्ट के समझ आ गए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे। अब बात करते हैं एलएलपी कितने का आएगा। एलएलपी के तो यही लिख लेते हैं ना, एलएलपी के तो यही लिख लेते हैं। एलएलपी कितने मार्क्स का लिखा हुआ है ये देखो, 15 to 20% ऑफ किसका? 70, तो लगभग 10.5 है तो 10 मान लेते हैं और 20 है तो 14, है ना। तो आप ये मान लो आपका एलएलपी एक्ट कितने मार्क्स का आ जाएगा? 10 to 14 मार्क्स का आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है आपको? पक्का? कौन सा आपको ये पता चल गया लॉ क्या होती है? हमारे कोर्स में 15 चैप्टर हैं और 15 में से पहले 4 चैप्टर इतने मार्क्स के आएंगे, अगले 4 इतने में, अगले 3 इतने के आएंगे, अगले 4 इतने के आएंगे, एलएलपी इतने मार्क्स का आएगा। अब बात किसकी करते हैं हम? अदर लॉस की। बात किसकी कर रहे हैं हम? अदर लॉ। अदर लॉ कितने का आना है? 30 का। तो 30 का जीसीए कितने का आएगा? 30 का 35% से 40%, यानी 10.5 से लेकर 12 नंबर तक का। तो यानी 10 to 12 लिख लेते हैं इसका। तो आप लिख लो जरा, ये कितने का आएगा? 10 to 12
आ रहे समझ बच्चे? जीसीए कितने का आएगा, समझ आ गया? अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात कर लेते हैं। ये आईसीआई की गाइडलाइंस है, तो उतने का ही आते हैं फिर ये चैप्टर। यहाँ स्पेसिफिक है 25% से लेकर 30%, मतलब 7.5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का। और लास्ट क्या बचा? पेमा। पेमा बोल रहे हैं 30 to 40%, यानी 9 से 12 नंबर, है ना? पेमा कितना हो गया? 9 से। मैंने सब कुछ आपको लिखवा दिया, आपके पहले दिन से आपको क्लैरिटी है। किस चीज की क्लैरिटी है? कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। अब सवाल उठा है कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि वो भी माइंड में होगा, तो उसी अप्रोच से आप पढ़ेंगे। जब आपके माइंड में पेपर पैटर्न होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी बारी का ना आईसीआई का सजेस्टेड आंसर निकाल लेते हैं, उससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या आते हैं। मैं आपको पहले वैसे बता देता हूं। आपने क्या कहा था, हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स को आपने कितने पार्ट्स में बांटा था? 2। देखो, आपने कहा था हमारा 100 मार्क्स का पेपर है और उसको आपने 2 पार्ट्स में बांटा था। पहला पेपर में पहले मैं पोर्शन को कहता हूं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारा पेपर क्या होता है बेटा? 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। 30 मार्क्स के क्या आते हैं हमारे? अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ना, वो 2 तरह के होते हैं। जो हमारे एमसीक्यू होते हैं बेटा, वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले एमसीक्यू कौन से होंगे बेटा? केस सिनेरियो एमसीक्यू। एक बार जकारा हाड़ दो, कौन से? समझ आ रहा है आपको? केस सिनेरियो एमसीक्यू क्या होते हैं, मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखलाता हूं। आईसीआई ने प्रॉपर बुकलेट बना रखी है उसकी। ये तो आपने वेटेज तो लिख ही लिया बेटा, ये देखो। केस सिनेरियो बुकलेट। इसमें क्या होगा, जैसे आप बचपन में अनसीन पैसेज नहीं करते थे, कॉम्प्रिहेंशन, वही है। पहले क्या दे रखा होगा? कुछ स्टोरी दे रखी होगी, वो आप पूरी पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे आप पूरी स्टोरी। पढ़ने के बाद उसके नीचे उसी के ऊपर बेस्ड क्या होंगे? एमसीक्यू, जो आपको क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यानी केस सिनेरियो एमसीक्यू आपके पहले आएंगे। ठीक है जी। ऐसे आईसीआई ने ना पूरी बुकलेट तैयार कर रखी है केस सिनेरियो एमसीक्यू की, वो आप देख लो। टोटल 35 के आसपास, सॉरी 50 के आसपास केस सिनेरियो जो है आपके को दे रखी है प्रैक्टिस पर्पस के लिए। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे? जब आपका कोर्स हो जाएगा, उसके बाद 2 बार आप रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, सारे चैप्टर के मिक्स होते हैं। समझ गए बात आप? तो 50 केस सिनेरियो जो है वो आपको करने हैं, पक्का? और भी है वैसे, हमारी बुक में डले हुए हैं ये सारे भी, ये सारे बुक में डले हुए हैं ऑलरेडी। उसके अलावा भी आपको, और ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, मैं बताऊंगा। तो 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू आएंगे, पहले कौन से होते हैं बेटा? केस सिनेरियो एमसीक्यू। और दूसरे होते हैं वो सिंपल एमसीक्यू, वही जो आप केबीसी वाला होता था, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, खत्म करो, सिंपल एमसीक्यू। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है? और जो इस बारी का पेपर, ये जो मैंने न्यू कोर्स के पेपर देखे हैं, उसमें जो ऑब्जर्व करा वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये सजेस्टेड आंसर आईसीआई का, ये इंटरमीडिएट, ये जैन 26 जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। आ गया बेटा? चलो, अब ये देखो, पेपर का जो फर्स्ट पार्ट होता है एमसीक्यू पार्ट, उसमें देखो क्या होगा, वही केस सिनेरियो 1,
लास्ट में जो बैठे दिख पा रहे हैं उन्हें। केस सिनेरियो 1 उसके ऊपर बेस्ड लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 है आपके, और 2 मार्क्स के ईच, मतलब एमसीक्यू 2-2 नंबर के हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, आप पढ़ते ही सॉल्व कर दोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जैसे ही वो चैप्टर हो जाएगा ना, कहीं से भी आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी। ये देखो, फिर केस सिनेरियो 2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये भी 2-2 मार्क्स के। फिर केस सिनेरियो 3 उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर कहां से 6 to 8। फिर केस सिनेरियो 4 उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 to 11। फिर केस सिनेरियो 5 हो गया, उसके ऊपर 12 to 13। फिर 13, फिर 14 और 15 आ गया लास्ट केस सिनेरियो पे। तो आपको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएंगे ज्यादातर। वैसे इस अटेम्प्ट में सारा केस सिनेरियो वाले आ गया है, लेकिन वैसे क्या रेशियो रहती है, 24 मार्क्स के केस सिनेरियो और 6 मार्क्स के सिंपल एमसीक्यू। लेकिन इस बार केस सिनेरियो पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। तो यानी एक बात क्लियर होगी कि जो हमारे एमसीक्यू आएंगे वो कितने आएंगे, 15 एमसीक्यू आएंगे एट 2 मार्क्स ईच। क्लियर हो रहा है आपको। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसमें देखो वही है, वो तो वही है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, और क्वेश्चन नंबर 1 के भी कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को छोड़कर आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का होगा और वो कंपलसरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 का एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ए बी सी ऐसे वाले पार्ट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंपलसरी, और बाकी 5 में से क्या करने हैं आपको, कोई 4। आ रहा है समझ, पक्का वाला पेपर पैटर्न। ये देखो पहला क्वेश्चन कितने का हो गया, वो तो आपने वैसे ये चीज तो फाउंडेशन में भी दे, 5 मार्क्स, 5 और 4, ठीक है ना। तो आप ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 के एबीसी होंगे 14 मार्क्स के, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 टू लेकर कहां तक, 6 तक, ये भी क्या करेंगे 14 मार्क्स ईच। अब एक सवाल, ये तो क्या होगा 14 मार्क्स वाला, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या होगा कंपलसरी, और इसमें से क्या होगा एनी 4। तो यानी बेसिकली 84 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन 14 के हिसाब से 84 के हो गए, और अटेम्प्ट कितने करने हैं 70। चीजें क्लियर हुई हैं आपको, पेपर पैटर्न समझ आ गया क्या रहने वाला है। एक बार आप पेपर पैटर्न बना लो, ये 100 मार्क्स की जगह पेपर पैटर्न लिख देते हैं है? यानी पेपर में हमारे को क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव कम्स सब्जेक्टिव। अच्छा सारे पेपर में ऐसा होगा, आप ये मानकर चलो आपके सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होगा इंटर में, सिर्फ लॉ में ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट में। चीजें क्लियर हो रही है आपको। एक बार बुक दिखाना कोई भी। अच्छा एक बारी, जैसे कुछ बच्चे न्यू भी हैं जिन्होंने फाउंडेशन मुझसे नहीं पढ़ी, एक बारी बता देते हैं कैसे रहने वाला है हमारा स्टडी पैटर्न, कैसे रहने वाला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर आपका कोर्स स्टार्ट कर पाएंगे। बेसिक बातें आपको समझ आ गई, सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, ये सब मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। अब ना जो आपको बुक मिलेगी ना, वो कुछ इस तरह की मिलेगी। जैसे ये बुक मिली है, एक तरफ तो बेटा प्रिंटेड नोट्स होंगे आपके, और दूसरी तरफ ब्लैंक पेज होगा। तो जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो तो यूज्ड टू है, ठीक है, जो फाउंडेशन रूट से मेरे पास आए हैं वो यूज्ड टू है कि इधर प्रिंटेड नोट्स होंगे और इधर क्या होंगे ब्लैंक पेज। और ब्लैंक पेज पे हम क्या करेंगे, इसी की नोटिंग,
क्लास नोट्स जो है आपको यही लिखने हैं। रीजन, बाद में कोऑर्डिनेशन करने में इजी रहता है कि आपको पता होता है कि इस टॉपिक में ये बात बताई गई थी, इस टॉपिक में ये वाली बात बताई गई। क्लियर हो रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपको पता होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास में क्या बताया गया था, वो सामने ही लिखा होगा। एक बात ये होगी, ठीक है। अब एक इंटर में जो फाउंडेशन में चीज ऐसे थी, इंटर में मैं आपको बताता हूं, जो आपको बुक मिलेगी वहां पर क्या होगा, हर टॉपिक के नीचे, जैसे ये टॉपिक है, एक चैप्टर आपका ऑडिट एंड ऑडिटर, लेट सपोज, ठीक है, तो ये टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे उसी के जस्ट नीचे उससे रिलेटेड आज तक आईसीआई ने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं सारे उस टॉपिक से रिलेटेड उसी के नीचे आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसे क्या होगा, चैप्टर के एंड पे नहीं होंगे, हर टॉपिक हर सेक्शन पे आज तक आईसीआई ने क्या पूछा हुआ है वो सब कुछ इसी के नीचे ही आपको दिख जाएगा। आ रहे समझ, ताकि आपको ना ढूंढने की एफर्ट भी ना करनी पड़े। तो क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं इस सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये हो गया, फिर अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक पढ़ाया, आपने सामने क्लास नोट्स बनाए, टॉपिक खत्म होते ही उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन 1 2 3 4। समझ आ रहा है आपको? ऐसे हर टॉपिक के नीचे आपको क्या दिखेंगे, क्वेश्चंस। मतलब आपको अलग से ढूंढने की एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक हो गया उसके नीचे का क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट? इससे आपको क्या होगा, इस टॉपिक के प्रिंटेड नोट्स ये रहे, क्लास नोट्स ये रहे, क्वेश्चन ये रहे, भाई एक साथ ही तैयारी होती रहेगी, कोऑर्डिनेशन करने में बहुत आसानी होगी। और ऐसी आपको 3 बुक्स दी जाएंगी। सर इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? बेटा भरपूर मात्रा में, आप बुक के साइज से आप देख सकते हैं, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन डाले गए हैं। क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे बेटा? आज तक आईसीआई ने जो भी आरटीपी में डाले हैं, एमटीपी में डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चंस आपको इसी बुक में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया कि आपको अगर एक सेक्शन आपने पढ़ा है क्लास में लेट सपोज, तो उसके कौन से क्वेश्चन करने हैं वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप डीम्ड है हर क्लास में जो टॉपिक हो रहा है उसके नीचे क्या क्या क्वेश्चन। पहले मैं याद होगा फाउंडेशन में हर क्लास के एंड पर लिखवाता था, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको रोज ही गिफ्ट अपने आप हो जाएगा, डीम्ड गिफ्ट। समझ आ रहा है आपको? पक्का चीजें क्लियर हो रही है आपको? तो आज फिर अब श्री गणेश करें, एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका। और आज जो है ना हम एलएलपी एक्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फाउंडेशन में आपने लिमिटेड सेक्शंस पढ़े हैं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ एक हेडिंग बनाएंगे, जिनके पास बुक है वो तो बुक पे चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएंगे, क्योंकि एलएलपी का नंबरिंग क्या है 12। समझ आ गया आपको? जिनके पास अभी बुक नहीं है वो क्लास कहीं भी नोट कर लो एक्सेप्ट दीवारें, ठीक है ना, कि अगली क्लास में यहीं से आगे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी आप नोटबुक में नोट कर लो और मैं आपको पेज नंबर बताता जाऊंगा। जब आपको अभी ये बुक प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो फिर आप उसको कॉपी कर लेना, उसी पे आपको कोऑर्डिनेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अपना एलएलपी एक्ट। चलो सर, जैसे हमने फाउंडेशन में एलएलपी एक्ट पढ़ा था तो वहां तो हमने लिमिटेड चीजें पढ़ी थी। देखो मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूं, आपने फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ा था। एक तो ये इंट्रोडक्शन वाली बात पढ़ी हुई है, ठीक है, एलएलपी का मीनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हुई है, इसमें से फीचर्स पढ़े हुए हैं। और सेक्शन नंबर एक तो आपने पढ़े थे 5 to 7, 4 to 7, 4 to 7 पढ़े थे और 11 to 17 पढ़े थे। अदरवाइज आपने कोई सेक्शन नहीं पढ़े थे। लेकिन अगर आप इंटर में देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, आपको ये सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। ये देखो सेक्शन 70 तक पढ़ने हैं आपने, 4 5 10 सेक्शन पढ़े हुए हैं, पर अब आपको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? तो आज थोड़ा सा श्री गणेश करते हैं। तो आप सब ना एक हेडिंग बनाएंगे पेज नंबर 12.1 पर। एलएलपी एक्ट 2008।
LLP एक्ट 2008। आप बनाए हेडिंग, बना रहे हैं आप सब हेडिंग पेज नंबर 12.1 पर। और एक बात लास्ट वो बताना भूल गया अपनी बुक के बारे में, सभी चैप्टर की ना समरी बनाकर भी ना बुक के एंड पे डाल रखी है। सभी सेक्शंस की समरी बनाकर भी बुक के एंड पे भी डाल रखी है, मतलब समरी भी इसी में ही मिलेगी आपको। तो यानी आपको चारों फैसिलिटी मिल गई, मतलब क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, क्वेश्चंस और समरी सब आपको बुक के अंदर मिलेगी। आपको इसके अलावा कोई और मटेरियल वैसे तो हिम्मत ही नहीं बचेगी। अभी तो नया नया जोश है, हम तो ये भी करेंगे, हम तो वो भी करेंगे, समझ आ रहा है? इसके बाद कुछ हिम्मत बचेगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसी में ही मैंने चार चीजें कवर कर रखी है जो हर कोई अलग अलग बुक में देता है। हमने ऐसे डिजाइन कर रखे कि बच्चों को बहुत कन्वीनियंट हो, उसको कहीं और भटकना ही ना पड़े, ठीक है ना। तो अभी हम बुक के एंड पे मैंने आपको बता दिया, समरी भी दे रखी है, 40 पेजेस के अंदर आपको समरी बनाकर दे रखी है पूरे कोर्स की, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहते हैं समरी रेफर करनी है, जिसको कोई कुछ लोग कॉम्पैक्ट बुक कह देते हैं, वो है वो, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, LLP एक्ट पेज नंबर 12.1 से। देखो सारी बातें फर्स्ट डे से पता हो ना, तो आप उसी अप्रोच से पढ़ते हुए चलते हैं। आओ जरा इंट्रोडक्शन करते हैं, फाउंडेशन जैसा सेम ही है। आप एक हेडिंग बनाओ, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बनाइए आपने। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, इस लॉ को ड्राफ्ट करके बिल के रूप में बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। किसने बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कब नोटिफाई करा था इन्होंने? 9 जनवरी 2007 को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे बनाया और पार्लियामेंट में पेश करा। किसने करा बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ, आवाज में दम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ। आपको याद हो अगर फाउंडेशन, कुछ मिनिस्ट्रीज आपने पढ़ी थी IRF के चैप्टर के अंदर, कुछ याद आ रहा है आपको? अच्छा, उसके अंदर वन ऑफ द मिनिस्ट्री आपने क्या भी पढ़ी थी? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो उसने इस बिल को नोटिफाई करा। उसका वन ऑफ द काम क्या होता था बताओ? दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए कानून बनाकर देना। याद आया? 3 डिपार्टमेंट होते थे ना उसके, तो वन ऑफ द डिपार्टमेंट का काम क्या होता था? दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए लॉ बनाकर देना। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को इसको नोटिफाई करा। उसके बाद इसे पार्लियामेंट में पेश करा गया। कहां पेश करा गया? और पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस से ये बिल पास हुआ। कब? 12 दिसंबर 2008 को। कब पास हुआ? 12 दिसंबर 2008 को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए सहमति कब दी? 7 जनवरी 2009 को। एक बार बोलना पड़ेगा, सबसे पहले क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जयकारा आंट दो, किसने? एक बार फिर, कौन सी तारीख को? हाँ जी, को नोटिफाई करा एज अ बिल, हाई मेरा दिल। फिर हम इसको कहां लेकर गए? पार्लियामेंट में। कब पेश करा? मतलब पेश करा, लेकिन पास कब हुआ? 12 दिसंबर 2008। और फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कब करे? और फिर ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 31 मार्च। कमेंसमेंट लागू कब से हुआ हमारे देश में? 31 मार्च 2009। तो ये 4 डेट्स आपको नोट करनी है। आप करते हुए देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं।
जी, यहाँ तक करा आपने नोट? चले केले आगे। अच्छा, इसके बाद ये एक्ट लगता कहां पर है? होल ऑफ इंडिया पे, पूरे इंडिया पे लगता है। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। देखो मैंने जो डेट से याद कर रखी है ना, देखो फर्स्ट और थर्ड डेट रिलेट करती है। पहली क्या है? 9 जनवरी 2007। 9 उधर भेज दो, 7 उधर भेज दो, तो अगली क्या बन गई? नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं कर, नहीं आती। ठीक है, 9 इधर भेज दिया, 7 इधर भेज दिया। ठीक है, तो डेट क्या बन गई? 7 जनवरी 2009। अच्छा, आज क्या खा के आया भाई? मैं भी तो पूछ ही रहा हूँ, क्या खाया था आज? तो मेरी क्लास के बाद ही खाना, अगली क्लास से। ठीक है, नहीं पहले खा लेना, कोई बात नहीं। यहां तक का पॉइंट समझ आया? कह रहे दिस एक्ट अप्लाइज टू वेयर? होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पर लगता है। देख लिया बच्चे यहां तक आपने? अच्छा, अब इस एक्ट में है क्या? 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स हैं। तो आप लिखो दिस एक्ट हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। दिस एक्ट हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। एक बार जयकारा आंट दो, क्या है इस एक्ट में? क्या है? 81 सेक्शंस है और पक्का क्लियर हो रहा है आपको? देखो अब सेक्शंस तो आपको बताइए क्या होते हैं सेक्शंस? पैराग्राफ। और ये देखो, पैराग्राफ को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वेरी गुड। देखो लॉ के अंदर पैराग्राफ्स को क्या बोला जाता है? सेक्शंस। और हमारे देश के संविधान में आर्टिकल। समझ आ रहा है आपको? ये सुनो, तो इस एक्ट में, एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। तो अब सवाल उठा, शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स क्या होते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखो हर चीज को थ्योरी में लिखना ए दिल है मुश्किल। समझ आ रहा है आपको? हर चीज को थ्योरी में लिखना ए दिल है क्या? मुश्किल। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारे को बनाने पड़ते हैं कुछ शेड्यूल्स, टेबल फॉर्म में बनाने पड़ते हैं। तो जो चीज लॉ में पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखी जा रही होती, उसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसके लिए हम शेड्यूल्स बनाते हैं। आपको तो बचपन से ही पता है कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, शेड्यूल 3 के हिसाब से। यस और नो? क्योंकि बैलेंस शीट को आप थ्योरी पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे ही ना एलएलपी एक्ट में भी कितने शेड्यूल्स हैं? 4। 4 बातें रोज का, है ना? एलएलपी एक्ट के 4 शेड्यूल है। कितने सेक्शंस? 81। आड़ दो, कितने सेक्शंस? 81। और शेड्यूल्स? देख लिया आपने? अब इन 4 शेड्यूल्स में क्या क्या बता रखा है वो मैं आपके साथ बात करता हूं। इन 4 शेड्यूल्स में क्या क्या बता रखा है वो मैं आपके साथ बात करता हूं। तो आप 4 झूले लटका दो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। आप समझ रहे हो? ये क्लास नोट्स जो क्लास में लिखवाए जा रहे हैं वो आप सामने वाले पेज पे लिखा करेंगे जब आपको बुक मिल जाएगी। उससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन करने में चीजें आसान होगी। प्रिंटेड नोट्स एक तरफ, क्लास नोट्स एक तरफ, ये दोनों पढ़कर नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, और समरी देखनी है तो बुक के एंड पे चले जाओ। ठीक है? और एक और बात बता देता हूँ, चलो एक और चीज, अब बात छिड़ी गई है। जैसे ये एक्ट खत्म, जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होगा ना, कोई भी चैप्टर, तो उसके एंड पर ना आपको एमसीक्यू वगैरह भी दिखेंगे। ये देखो, उसके पीछे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दिखा करेंगे। सिंपल होंगे तो सिंपल वाले, मुश्किल मतलब केस सिनेरियो होंगे तो केस सिनेरियो। चीजें क्लियर हो रही है आपको?
चैप्टर के एंड पर आपको वो भी दिखा करेंगे। जैसे अगर आप देखें तो मतलब आपको और कुछ कहीं से ढूंढने उड़ने की कभी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, आज तक पड़ी नहीं, चाहे रैंक होल्डर्स आए हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया टॉपर्स आए हैं। ये देखो, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना बेटा, कोई भी चैप्टर, उसके नीचे एमसीक्यू, केस सिनेरियो, करेक्ट इनकरेक्ट सब कुछ दे रखा होगा। आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसी में है। चलो शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है? चलो एलएलपी क्या है? पार्टनरशिप का एक नया अवतार है। एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जगह लगाओ, एलएलपी है क्या? एक बार फिर आने दो, क्या? एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यानी पुरानी पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती थी, वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, वहां पर आपको याद होगा पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनती थी। क्या बनती थी? और पार्टनरशिप डीड में हम क्या लिखते थे? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो एलएलपी में बनता है एलएलपी एग्रीमेंट। जकार लगाओ, एलएलपी में क्या बनता है? आवाज में दम नहीं, एलएलपी में क्या बनता है? पहला केस समझ आ गया? अच्छा, तो यानी यहां पर पार्टनर्स के बीच में एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा। तो लॉ ने ना आपको टाइम दे रखा है कि आप ना जिस दिन एलएलपी बनाओ ना, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर एलएलपी एग्रीमेंट भी बना लेना। जिस दिन आपकी एलएलपी बन जाए ना, उसके कितने दिनों में? कितने? 30 दिनों में क्या भी बनवा लेना। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या भी बनवा लेना। ठीक है, तो पहले 30 दिन तक पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहने वाले हैं, वो सब बता रखा है शेड्यूल 1 में। और मान लेते 30 दिनों में हमने एलएलपी एग्रीमेंट बना लिया, उसके बाद किसी मैटर पर हमने कुछ डिसाइड करके एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा, तो भी हम क्या रेफर करेंगे? शेड्यूल 1। यानी शेड्यूल 1 में क्या बता रखा है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। जगह लगाएंगे, क्या? मजा नहीं आया क्या? हाँ, शेड्यूल 1 में बता रखे हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। और ये कब लगेंगे? देखो, ये कब लगेंगे? जब तक एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना, तब तक पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज और एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे वो बता रखे हैं इसमें। और जिन मैटर्स पर आपने मान लेते एग्रीमेंट बना लिया, लेकिन कोई मैटर ऐसा जो एलएलपी एग्रीमेंट में आप लिखना भूल गए, जैसे अगर आप बोलते थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फाउंडेशन का क्वेश्चन या 12th का क्वेश्चन, फंडामेंटल एक चैप्टर होता था पार्टनरशिप का, वहां पर आप पढ़ते थे ना पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पर। तो अब क्या करेंगे? आप बोलते थे पीएसआर इक्वल, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाएगा। याद आ रहा है कुछ ऐसा सा क्वेश्चन? तो ऐसे ही अगर पार्टनरशिप एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कोई बात नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या बातें लगेंगी वो कहां बता रखे? शेड्यूल। शेड्यूल क्लियर हो रही है आपको बात? आवाज में दम नहीं, क्लियर हो रही है? हाँ, तो शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है? डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ, यानी जब तक एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनता तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं, और एलएलपी एग्रीमेंट बनने के बाद जिन बातों पर कोई बात नहीं डिसाइड हो रखी, उनके लिए इसको रेफर किया जा सकता है। तो लिख लो जरा शेड्यूल नंबर 1 में क्या दे रखा है। deals with mutual rights and duties of partners plus LLP and its partner in the absence of LLP agreement. फर्स्ट केस समझ आ गया आपको? अच्छा, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 आपको क्या कहता है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एक क्या है बेटा?
और आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं एलएलपी, मतलब आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है जो आप 12th क्लास तक पढ़ते थे, आप वो वाली पार्टनरशिप है, समझ आ रहा है। और अब आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू द एलएलपी, तो आप एलएलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है शेड्यूल 2 में। यानी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का जी करदा भी जी करदा, किस चीज का जी करदा कि मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊं, तो आप हो सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म को अपने आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एलएलपी में कन्वर्ट करना अलाउड है, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 2। देखो आप सॉरी देख लिया आपने। अच्छा फिर शेड्यूल 3 क्या कहता है, लेट सपोज किसी प्राइवेट कंपनी भी तो कह सकती है जी करदा भी जी करदा कि मैं क्या बन जावा, बन जा, कैसे, शेड्यूल 3 में लिखे गए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। गुस्सा नहीं करते, अभी आपको एक बात बताऊं, आप बहुत गुस्से हो, अरे मजाक करूंगे, दिल पे क्या ले लेते हो। वैसे तो कुछ, ये देखो पूरा ना ये लिखा हुआ है कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको उसकी हेल्प भी लेनी पड़ेगी। हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कैसे कैसे आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए सेक्शंस भी है और शेड्यूल्स भी है, तो आपको दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, आगे शेड्यूल 3 तक समझ, आपने लंच कर लिया ना बेटा, आप नहीं सक्षम, बहुत बढ़िया, शुक्र है। शेड्यूल 3 तक की बात समझ आएगी। ऐसी शेड्यूल 4 किस लिए, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक बार चक्कर लगाना, अगर कोई अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है तो शेड्यूल 4 में लिखे गए प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 4 शेड्यूल्स हो गए। पहला शेड्यूल डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। और शेड्यूल 2 क्या कहता है, कैसे एक फॉर्म अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शेड्यूल 3 प्राइवेट कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। और शेड्यूल 4 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट, चीजें स्प्राइट हो रही है यहां तक की, सक्षम आपको। अब देखो ये कानून को मैनेज कौन करेगा, हमारे देश में इस कानून को मैनेज कौन करेगा, ये आपकी फाउंडेशन की बुक में भी लिखा हुआ था। याद है हमने 4 मिनिस्ट्रीज पढ़ी थी। पहली मिनिस्ट्रीज होती थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरी मिनिस्ट्री होती थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के ना 4 कानूनों को मैनेज करने की ड्यूटी थी। मैं आपको याद दिलाता हूं, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अगर नहीं भी याद तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम याद कर रहे हैं ना। यानी इस कानून को हमारे देश में संभालेगा कौन, एमसीए प्लस आरओसी। आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ, समझ आ रहा है तो लिखो जरा। इस एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहने वाली है, एमसीए और आरओसी के हाथ। पहला केस समझ आया आपको। अच्छा, लेकिन इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी, मतलब एलएलपी एक्ट से रिलेटेड रूल्स और रूल्स में अमेंडमेंट कौन करेगी, सीजी। जगह लगाओ, कौन करेगी, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द, यानी आप कह रहे हो सीजी जो है ना वो करेगी रूल्स। सीजी के ऊपर क्या दारोमदार है, रूल्स बनाने का और रूल्स में अमेंडमेंट लाने का। इस एक्ट को संभालेगा कौन, एमसीए और आरओसी। और इस एक्ट से रिलेटेड अगर कोई रूल्स बनाने होंगे, इस एक्ट से रिलेटेड अगर कोई रूल्स बनाने होंगे या रूल्स में अमेंडमेंट लानी होगी तो वो कौन लाएंगे, बबीता जी या सीजी। हाँ, सीजी लेके आएंगी। सीजी लेकर आएगी कैसे, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट।
यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो रहा है आपको? यानी सीजी बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कैन फ्रेम द रूल्स प्लस अमेंड द रूल्स। इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर सीजी के पास है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? अभी एक दो क्लासेस के बाद मैं आपको रूल्स बनते कैसे वो सारा दिखाऊंगा। एक्ट में लिखे गए पैराग्राफ सेक्शन है, सेक्शंस के अलावा भी कुछ क्या होते हैं? रूल्स। वो रूल्स कौन बनाता है? सीजी, बिना पार्लियामेंट में जाए। बाकी सब चीजों के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, अभी करेंगे बात वक्त आने पे। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? अच्छा, एक और बात करते हैं। एलएलपी के ऊपर क्या लगेगा? एलएलपी एक्ट ही लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेंगे। इवन तो ये भी पार्टनरशिप है और पुरानी वाली भी पार्टनरशिप होती थी, पर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर कौन सा कानून लगेगा? एलएलपी एक्ट 2008 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई बातें इसके ऊपर एप्लीकेबल। लिखना जरा। या ऐसे लिख लो, सेक्शन 4 में लिखवाऊंगा अभी दोबारा जाकर। एलएलपी पर एलएलपी एक्ट लगेगा और क्या नहीं लगेगा? कांटा। क्या नहीं लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। ये बात आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में भी लिखी हुई है और सेक्शन नंबर 4 में भी लिखी हुई है। तो अभी हम पहले ना सेक्शन नंबर 4 में चलते हैं। आप चल रहे हैं मेरे साथ? अच्छा जी, आ जाओ फिर। तो अभी ना जिन बच्चों का बुक नहीं है, आप इसकी तो जो अभी तक की इंट्रोडक्शन की नोटिंग करी है ना आपने, उसके लिए लिख लो पेज 12.1। हाँ, और सेक्शन 4 जो मैं आपको कराने जा रहा हूं उसके लिए लिख लो पेज नंबर 12.6। तो जिनके पास बुक नहीं है वो उसके हिसाब से अभी लिख लो पेज नंबर, बाद में नोटिंग वहां पर लिख लेना आप। है क्या लिखा हुआ है? आप सेक्शन नंबर 4 की तरफ देखो, ये रहा सेक्शन नंबर 4। थोड़ा ध्यान देंगे। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब उसकी हेडिंग को मार्जिनल नोट कहते हैं। एक बार वर्ड बोलना बेटा, क्या? मतलब सेक्शन की हेडिंग को हम कहते हैं मार्जिनल नोट। एक बार जिक्र लगाओ, सेक्शन की हेडिंग को हम क्या कहते हैं? अगर आपने, मतलब वैसे तो हम बुक के पेज नंबर 1 पे बनाएंगे ज्ञान की बातें और उसमें बात लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए सेक्शन की हेडिंग को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल नोट। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? द प्रोविजंस। बेटा प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉ में जो भी बात लिखी होती, तभी तो देखो आपको जहां सेक्शन नंबर नहीं याद होता था आप क्या लिखते थे? एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबने सभी क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है। जहां सेक्शन नंबर याद नहीं होता था वहां आप क्या लिखते थे? एज पर प्रोविजंस। सही कह रहे, हमारे तो पूरे पेपर में यही था। फर्स्ट के ए में भी यही था, बी में भी यही था, सी में भी यही। मतलब याद आ रहा है आपको? प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉ में लिखी गई। तो ये क्या कह रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई बातें शैल नॉट अप्लाई टू किधर? एलएलपी। यानी एलएलपी पर नहीं हो लगदा क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई बातें। समझ आ रहा है आपको? हाँ, अगर कहीं और जगह बता रखा है तो एक बात अलग है, नहीं तो वैसे इन जनरल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रोविजन किस पर नहीं लगेगा? एलएलपी पर। तो सेक्शन नंबर 4 के आगे भी आप एक बार लिख लो, पेज नंबर 12.6 पे दोबारा से यही नोटिंग दोबारा से कर लो।
ठीक है, ये नोट कर लिया। ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इस एक्ट को, और नेक्स्ट क्लास से आपको नई बातें दिखने लग जाएंगी जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी, इंटर में आपको दिखेंगी वो वाली सारी बातें। तो आज अब इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।